नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसलों की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कई परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूर किया। आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे, तो इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता शीर्ष पर बनी हुई है और वो भी लगातार इतने वर्षों से। विशेष चर्चा करेंगे इस विषय पर। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। आपको विस्तार से यह खबर दिखाएंगे। शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है, यह खबर भी देखेंगे। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी से पूरे हो रहे हैं लोगों के सपने। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। कोपरा की एमएसपी में इजाफा। बिहार में दीघा और सोनपुर के बीच 6 लेन ब्रिज को मंजूरी। त्रिपुरा में खोवाई से हरिना तक सड़क चौड़ीकरण को मिली स्वीकृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जवानों का बढ़ाया हौसला। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की जताई प्रतिबद्धता। पुंछ में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर जल्द जांच का दिया भरोसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर की बातचीत। भारत रूस संबंध को बताया बेहद मजबूत और स्थिर। द्विपक्षीय निवेश संधि की प्रगति पर भी चर्चा हुई। आगामी 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भाजपा का कटाक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जाति के नाम पर देश को बांटने वाले क्या दिलाएंगे न्याय। कुश्ती संघ को चलाने के लिए 3 सदस्यीय एडहॉक समिति गठित। भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे चेयरमैन। एथलीट्स के चयन समेत WFI से जुड़े कामकाज देखेगी समिति। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार सेंसेक्स 72,000 के पार। निफ्टी भी 21,213.41 अंक मजबूत होकर 21,654.75 पर बंद। मजबूत अर्थव्यवस्था का दिखा दम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साझा किया मंदिर का नक्शा। बताया, ग्राउंड फ्लोर तैयार, प्रथम तल के निर्माण का कार्य जारी। रेलवे स्टेशन का नाम अब होगा अयोध्या धाम। तो ये थी हेडलाइंस। और न्यूज नाइट में सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसके जरिए देश भर के कोने कोने तक आम लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। और ये आज और भी विशेष रही क्योंकि पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने देश भर से जुड़े लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इन सभी ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। पीएम ने बताया कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा
आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। मोदी सरकार के प्रयासों से महिलाओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को मध्य प्रदेश के देवास की रुबीना खान की बातों में भी समझा जा सकता है। पीएम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं को हो रहे लाभ के बारे में बताया। मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है। देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बात की। पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था करने के लिए सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए हरिद्वार के किसान गुरदेव सिंह ने मत्स्य संपदा योजना से हुए लाभ के बारे में बताया। उन्होंने इससे अपनी आय में हुई बढ़ोतरी के बारे में भी बात की। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से जुड़े कृषक हरिकृष्ण ने बताया कि उन्हें किस प्रकार केंद्र सरकार की कृषि विकास योजनाओं से लाभ हुआ है। राजस्थान के कोटा से जुड़ी सपना प्रजापति ने पीएम स्वनिधि योजना से मिली मदद के बारे में बताया। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के बारे में भी बात की। पीएम आवास योजना की मदद से अपनी पक्की छत पाने वाले त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदला है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर, आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका लक्ष्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को जन कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने वाली योजनाओं को मंजूरी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। नारियल किसानों के लिए बुधवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। मोदी सरकार ने कोपरा यानी नारियल की गरी का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल मिलिंग कोपरा की एमएसपी 300 रुपये क्विंटल और बॉल कोपरा की एमएसपी 250 रुपये क्विंटल बढ़ा दी गई है।
अब मिलिंग कोपरा के लिए किसानों को 11,160 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि बॉल कोपरा के लिए किसानों को 12,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। किससे लेंगे? गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण में 3064 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल निर्माण 42 महीने में पूरा होगा। गंगा नदी के जल स्तर से पुल इतना ऊंचा होगा कि इस मार्ग से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे, और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर चलने वाले जहाज़ों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। गौरतलब है कि सड़कों के लिए साल 2014-15 में 31,130 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो कि बढ़कर अब 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक अन्य अहम फैसले में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH 208 के चौड़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी है। इसमें खोवाई से हरिना तक कुल 134.9 किलोमीटर हिस्सा शामिल होगा। इस परियोजना पर करीब 2,486.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए असम और त्रिपुरा के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही काफी समय भी बचेगा और आम लोगों के लिए सफर सुगम होगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट। हेलो 1 2 3 4 चेक। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है। इस उम्र में भाग दौड़
कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब एक विशेष खबर की बात करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के बीच शीर्ष पर बनी हुई है। और विशेष बात यह है कि बीते 10 वर्षों में सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के बावजूद उन्हें लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है और उनकी लोकप्रियता बरकरार है। ये लोकप्रियता दशकों में बिरले लोगों को ही मिलती है। ऐसी लोकप्रियता जिससे दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता, फिल्म स्टार या खिलाड़ी को रश्क होता हो। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू, जो उन्हें दुनिया भर के दूसरे बड़े नेताओं से अलग पहचान देता है। कुछ झलकियां आम जन के नेता, आम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की। लोगों का यह हुजूम देखिए। पीएम की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने और उनके साथ एक अदद सेल्फी लेने के लिए उत्साही प्रशंसकों की भीड़ घंटों पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती है। देश हो या विदेश, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ये लोगों के बीच किसी रॉक स्टार के जलवे को भी पीछे छोड़ देता है। खास बात है कि उनके प्रशंसकों में जाति धर्म का भेद नहीं है, अमीरी गरीबी की सीमा नहीं है। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी उनमें अपना रोल मॉडल देखते हैं। जब वो बच्चों से मिलते हैं तो जैसे खुद भी बच्चे हो जाते हैं। छात्रों से मिलते हैं तो उन्हें स्कूली परीक्षा पास करने की ही नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा में अव्वल आने के गुर सिखाते हैं। युवाओं के वे प्रेरणा स्रोत हैं। बुजुर्ग उनके हाथों में देश को सुरक्षित पाते हैं। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू, जो उन्हें दुनिया भर के दूसरे बड़े नेताओं से अलग पहचान देता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने एक और मिसाल कायम की है। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल ने 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र विश्व नेता हैं जिन्होंने अपने निजी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने का मुकाम हासिल किया है। 450 करोड़ वीडियो व्यूज के साथ नरेंद्र मोदी चैनल सब्सक्राइबर्स, वीडियो व्यूज और राजनीतिक नेताओं के YouTube पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है। अपने आप में वैश्विक तौर पर ये एक बड़ा कीर्तिमान है। दुनिया में शायद ही किसी नेता को इतने फॉलोअर हों। ये बात साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी समाज के हर क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता ये साबित करती है कि जनता के समस्याओं से उनका कितना सरोकार है और जनता उनको कितना देखना, सुनना और समझना चाहती है। ये अपने आप में एक अनोखी और बहुत बड़ी चीज है। मॉर्निंग कंसल्ट जैसे कई वैश्विक सर्वेक्षणों ने प्रधानमंत्री मोदी को 75% से अधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता माना है, जो दूसरे विश्व नेताओं से कहीं ऊपर है। युवा के साथ, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आज नई जानकारी के साथ कनेक्ट हो रहा है, लीडरशिप की थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे सारे लोगों से इस YouTube चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जुड़ने का काम करते हैं। और इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि पड़ाव, ये उनकी लोकप्रियता का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का जलवा सिर्फ YouTube पर ही नहीं है। वे 8.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। पीएम मोदी एक्स पर 9.4 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और 4.8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ फेसबुक पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं। उनके 1 करोड़ 26 लाख व्हाट्सएप चैनल फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व में हर कोई उनकी शख्सियत का मुरीद है। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आज हमारा विशेष भी यही है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी। और ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा कि लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी, आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता का कि वो बीते तमाम वर्षों से लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं। लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और अपने ख़ास मेहमान से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि लोकप्रियता के शीर्ष पर, लोकप्रियता के चरम पर बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक उसको बरकरार रखना, और वो भी सत्ता में रहकर। आप समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से लेकर जाने ढेरों फैक्टर्स रहते हैं, किसी लोकप्रियता किसी की गिरना बड़े बड़े कम वक्त की बात होती है, इसको बरकरार रखना कितनी बड़ी बात? जी निखिल, आपने बहुत ठीक बात कही है कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उस पहाड़ की चोटी पर, उस हिमालय की चोटी पर पहुंचना और उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उस पर बने रहना, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और लगातार अगर आप कर रहे हैं, आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया। एंटी इनकम्बेंसी तो खैर चुनाव के जब नतीजे आते हैं उसमें दिखाई देती है, और उसमें उन्होंने दोनों बार, जब 2014 के चुनाव के बाद 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी 282, उससे ज़्यादा 303 सीटें हासिल करके बताया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव जीत रही है। अभी आपने देखा कि विधानसभा चुनावों में भी तीनों हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पर आपके सर्वेक्षण, आपका मतलब जो हमारे मीडिया के सर्वेक्षण है, वो बता रहे थे कि शायद ही सरकार बन पाए कहीं पर, क्योंकि लग रहा था मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी और छत्तीसगढ़ में सरकार आने की संभावना नहीं है, राजस्थान में भी मुश्किल है, और तीनों जगह बड़ी बहुमत की सरकार बनी। तो वो उनकी लोकप्रियता की बात है। लेकिन मैं एक बात दूसरी जोड़ना चाहता हूँ निखिल, आपने जो रिपोर्ट बनाई है बहुत अच्छी है, जिसमें यूट्यूब फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इन सब का जिक्र किया जी। ये उनकी लोकप्रियता को बताने के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से देखता हूँ। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है वो दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ, जो आमतौर पर नेताओं में नहीं दिखता। हम लोग जीत के साथ चलते हैं, नेता भी जीत के साथ चलते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, उन खिलाड़ियों से भी बात करते हैं जब हम हार जाते हैं, जब मेडल नहीं ला पाते, जब वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। वो उन साइंटिस्ट से भी बात करते हैं जब हम चंद्रयान 2 की लैंडिंग नहीं कर पाते। उस समय तो लोगों को डर लगता है कि उनका सस्पेंशन होगा, एक्सपल्शन होगा, क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री से बात करते हैं और कहते हैं कि फिर आगे चलेंगे, और उसका नतीजा होता है कि हम चंद्रयान 3 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा कैसे पास करनी, और परीक्षा पास करना और नंबर हासिल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मन की बात करते हैं, 100 एपिसोड्स उन्होंने मन की बात की। कहा जा सकता है कि मन की बात करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने मन की बात को, अपने मन की बात को हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों से जोड़ दिया। उन सब लोगों को उसमें मौका मिल गया जो शायद कभी नहीं आते सोशल मीडिया पर, या उनकी बात, या उनकी जो टैलेंट, या उनकी जो ताकत है, उनकी एनर्जी है, उनका जो अलग तरीके का काम है, वो सब उनके साथ दिखाई देता है। वो प्रधानमंत्री 26 जनवरी के परेड में जाते हैं तो केवल बाय बाय दूर से नहीं करते, तो लोगों तक जाते हैं। वो 15 अगस्त की परेड से सिर्फ लाल किले के शिखर पर या लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं देते, वो नीचे उतर कर बच्चों से मिल लेते। तो ये सब चीजें उन्हें अलग बनाता है कि हर आदमी से कनेक्ट कैसे किया जाए। जी जी जी, निश्चित तौर पर। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, आपने भी जैसा कहा कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, लेकिन उस राजनीति के काजल की कोठरी में भी बेदाग बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि ये अचरज की बात है। ये भी समझना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शीर्ष पर बने रहना ये भी एक कला है, या लोकप्रियता का ही एक अंदाज है जिसमें समय के साथ में, तकनीक के साथ में कदम ताल करते हैं प्रधानमंत्री? सोशल कला कहना मुझे थोड़ा सा कम उचित लगता है। ये लोकप्रियता का एक अंदाज है जी। और आप समझिए सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं। हिंदुस्तान जो है दुनिया के उन बड़े देशों में से है, अकेले देशों में से, जहां पर करीब 60% आबादी 30 साल की उम्र से नीचे की है। वो जो नौजवान है वो अलग तरीके से सोचता है। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे आपके परिवारों में भी वोटों का भी बंटवारा हो गया है। एक जमाने तक मुखिया साहब के कहने पर हम वोट डालते थे,
फिर बाबा के कहने पर वोट डालते थे, फिर फादर के कहने पे वोट डालते थे। आज जो है घर में 4 मेंबर हैं तो वो 4 तरीके से वोट डालते हैं, क्योंकि नौजवान जो है वो अपने तरीके से सोच रहा है। तो वो नौजवान उस सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो उस सोच को कनेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है। नौजवान, एक तो सोशल मीडिया ही खुद यंग प्लेटफॉर्म है, यंग टेक्निक है, यूथ की टेक्निक है, जो आमतौर पर इस उम्र के लोगों को नहीं समझ आती। लेकिन उसमें समझ में आ जाना, और एक आप कह सकते हैं कि सरकार का सिस्टम हो सकता है जिस पर आप जा सकते हैं, लेकिन क्या आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने फॉलोअर्स को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? क्या दुनिया में आप अप्रूवल रेटिंग पर सबसे आगे आ सकते हैं? ये सिर्फ न तो टेक्नोलॉजी है, न ये कला है, इसे मैं कनेक्ट कहता हूँ। कि आप जब तक आप जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, यदि आप उसको अपने मन से नहीं जोड़ते, उसके मन से अपने मन को नहीं जोड़ते, उसकी बात को आप नहीं समझते, जब वो ये समझेगा कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आप मेरी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरी परेशानी को समझ रहे हैं, वो जो है वो फॉलोअर सस्टेन करता है। इसको सिर्फ कह देना कि कला है, कलाबाजी भी होती है। कला तो बहुत सारे लोग कलाकार हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, फिर वो अचानक गिर भी जाते हैं, और उनको भी आपने तो इसलिए ये जो है वो एक समझ का और एक मन का कनेक्ट है। ठीक बात है, यानी कि सस्टेन करने की बात आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन करना बड़ी बात है। एक बात आपने देखी होगी, पिछले 20 वर्षों से प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका जो है विपक्ष में बैठे लोग या तमाम उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो चूकते नहीं हैं, उनको किसी भी तरह से लानत मलानत करने से लेकर के और 20 चीज़ें उनके खिलाफ बोलने से, उसके बावजूद जिस धुन के पक्के व्यक्ति की तरह वो लगे रहते हैं अपने काम पर, लोगों के मन में एक विश्वास जगाने के लिए, यकीन जगाने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो जज्बा है पीएम मोदी का कि आप मुझे कुछ भी कहते रहें, मैं अपना काम कर रहा हूँ और पूरी शिद्दत के साथ करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं निखिल, लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अक्सर कहा कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया हो। अलग अलग तरीके, बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में हैं, उनकी पार्टी में हैं, देश में हैं, लेकिन जो आलोचना है ना, वो लोकप्रियता का एक दूसरा माध्यम, वो है रास्ता जी। आलोचना ही ये बताती है कि आप कहीं सफलता के पायदान पे चढ़ते जा रहे हैं, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो लोकप्रियता और आलोचना को आप एक साथ पैरेलल देख सकते हैं। जितनी ज्यादा आलोचना आपकी की जा रही है, उतना ज्यादा ये पैमाना है कि आप उतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, और आप उस लोकप्रियता के पैरेलल पे नहीं जा सकते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर रहे। वो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लोगों के साथ कनेक्ट हो, वो उनकी योजनाएं हो, या और सोच समझ हो, आप उस लेवल पे उनके साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आलोचना कर सकते हैं। इसलिए मानिए कि जो जितनी ज्यादा आलोचना होगी वो उतना ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन उसमें खास बात क्या है प्रधानमंत्री की, कि वो उसकी परवाह नहीं कर रहे, वो उससे उनका रास्ता नहीं डिग रहा, वो उस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, या जो मंजिल उन्होंने सोची है। मंजिल का मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर से कोई ऊपर नहीं जा रहे, कुछ और बड़ा नहीं। मंजिल मतलब जो उन्होंने सोचा है, इस देश के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, या किसी भी सोसाइटी में क्या करना है, उस रास्ते से वो डिग नहीं रहे। जो एजेंडा उन्होंने बनाया, जो वादा उन्होंने किया, उस वादे पर वो लगातार आगे काम करते रहते, ये उनकी एक बड़ी खासियत है। बिल्कुल, और यही उनकी यूएसपी भी है, और शायद लोकप्रियता की वजह भी यही है, क्योंकि एक ओवरऑल जब व्यक्तित्व जो निखर कर आता है सामने, उसमें दिखता है कि किस तरह से आप, ये भी एक राजनीतिक कौशल कहा जाएगा। विजय जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी और इसकी एक तरह से कहा जाए कि विश्लेषण किया। बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर राजनाथ सिंह का दौरा किन मायनों में खास रहा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है,
टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर सरकार और सेना दोनों ही सजग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ जिले में सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। वहीं गृह मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसर्रत आलम गुट को यूएपीए कानून के तहत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू के दौरे पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पुंछ जिले में सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना के जवानों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सेना का प्रत्येक जवान हमारे लिए एक परिवार की तरह महत्वपूर्ण है और सरकार जवानों के साथ खड़ी है। पुंछ जिले में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचते ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी हालात का मुआयना किया। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती।
मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है। रक्षा मंत्री ने पुंछ जिले के बुफलियाज के टोपापीर गांव के मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर मामले की शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। रक्षा मंत्री ने दोनों जिलों के ब्लॉक विकास परिषद सदस्यों, जिला विकास परिषदों के सदस्यों और नेताओं से भी मुलाकात की। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था और वे डेरा की गली में उस स्थान पर गए थे जहां आतंकी हमले में 4 बहादुर जवान शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल आरोपों के चलते मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसर्रत आलम गुट MLJKMA को UAPA के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। रमेश रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, MP, गुजरात सहित 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो जाति क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की राजनीति करते हैं वो न्याय क्या दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके लिए भी SIT की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है। और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सैम पित्रोदा जैसे लोगों का न तो भारत से कोई संबंध है और न ही उन्हें संस्कृति के बारे में कोई जानकारी है। इसलिए सैम पित्रोदा जैसे लोगों को भारत की संस्कृति, सभ्यता, विचार, यहाँ की जीवन मूल्य जो हैं उनका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। और दुर्भाग्य से राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऐसे ही लोग जो हैं उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं। इसलिए रह रह कर जो सनातन विरोधी, जो हिंदू विरोधी जो इंडी गठबंधन के बयान आते रहते हैं, वो सैम पित्रोदा जैसे वहाँ 1 दर्जन राहुल गांधी के सलाहकार हैं, जो JNU से आए हुए लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, और वैसे ही लोग इस प्रकार की बात करते हैं। और पंडित जसराज के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल पूरा होने पर भारतीय डाक ने एक स्मृति टिकट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकट जारी करते हुए कहा कि पंडित जी ने 8 दशकों तक भारतीय संगीत और वैष्णव परंपरा के भक्ति पदों को भारत के साथ पूरे विश्व में फैलाया। पंडित जसराज जी के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल होने पर भारतीय डाक ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। पंडित जसराज जी ने 8 दशक तक भारतीय संगीत, पुष्टिमार्गीय संगीत और वैष्णव परंपरा के सभी भक्ति पदों को भारत के और विश्व भर के सभी संगीत के रसिक जनों के लिए हमेशा चिरंजीव बनाया। पंडित जी का
शास्त्रीय संगीत को बल देने में और भक्ति संगीत को एक नया जीवन देने में जो योगदान है, भारत इसको कभी भुला नहीं सकता। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात राम नगरी अयोध्या की। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। मंदिर का निर्माण 70 एकड़ जमीन के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहली मंजिल निर्माणाधीन है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसकी संरचना, पूर्ण स्वरूप और इसकी विशिष्टताओं को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरे मंदिर का नक्शा पेश किया। चंपत राय ने बताया कि मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहली मंजिल निर्माणाधीन है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहाँ दिखेगा। 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहाँ सब वर्किंग चल रहा है। राम मंदिर भव्यता के साथ भारतीय परंपरा एवं तकनीक का भी पर्याय है। चंपत राय के अनुसार राम मंदिर परिसर में कुल 392 खंबे होंगे। मंदिर का परकोटा 732 मीटर तक फैला होगा। इसकी परिधि 14 फीट चौड़ी होगी। इसके अलावा मंदिर परिसर का 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा।
मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति ऐसी होगी जिसका हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर दोपहर में सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी। वर्तमान प्रतिमाएं छोटी छोटी 70 साल से रखी। ये खड़ी प्रतिमा क्यों बनाई गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगे। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा रहे, उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी को संपन्न होगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। त्रेता युग की भगवान राम की अयोध्या कलयुग में उसी वैभव को प्राप्त करने जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ सदियों का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामनगरी की गरिमा के अनुरूप रेलवे ने अयोध्या जंक्शन को विस्तार दिया है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया में जारी सूचना इसके विषय में जारी किया। बीते दिनों अयोध्या जंक्शन का निरीक्षण करते हुए स्टेशन का नाम बदलने की सीएम योगी ने इस पर अपनी इच्छा जाहिर की थी। अयोध्या रेलवे स्टेशन को त्रेता युग की आभा को प्रदर्शित करने वाले स्थल के रूप में तैयार किया गया है। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। और काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। नमो घाट पर लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सेंगोल चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियाँ चोल राजवंश से जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी एक बड़ा आयोजन किया है और यहाँ पर लगा रखा है काशी विश्वनाथ मंदिर की जो वास्तु संरचना है उसका एक बड़ा चित्र और नीचे मानचित्र भी, और साथ ही जो प्रांगण स्वरूप है, परिसर का मुख्य द्वार है, सबको अलग अलग बना रखा है। साथ ही दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर की वास्तु संरचना, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ये सबका अलग अलग मानचित्र बना रखा है और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वह है सेंगोल। जो नए लोकसभा जो संसद भवन बना है उसमें सेंगोल स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी कला केंद्र के जो यहाँ के निदेशक हैं अमिताभ दीक्षित जी, उनसे इस पे बात करेंगे। ये सेंगोल क्या है और आप लोगों ने क्या सोच के यहाँ पे इसकी प्रतिकृति रखी? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति क्या है। मूलतः भारत की संस्कृति है प्रतीक, मठ और मंदिर। इस संस्कृति को ही हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जिसमें हमने धर्म आध्यात्म की जो प्रतिमूर्ति है, जो प्रतीक है, उसको सेंगोल के रूप में स्थापित किया है।
सेंगोल से जुड़ी हुई जो मठ परंपरा है, आधीनम की मठ परंपरा, उस आधीनम की मठ परंपरा को व्याख्यायित किया है। और इस मठ परंपरा के अंतर्गत जो मूलभूत परंपरा है, शैव परंपरा, वो किस प्रकार उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में समान रूप से फैली हुई है, इसको बताते हुए हमने दक्षिण भारत से बृहदीश्वर टेम्पल और उत्तर भारत से विश्वनाथ मंदिर को ग्रहण किया है, जो मूलभूत रूप में शैवाइट परंपरा को, शैव परंपरा को प्रदर्शित करता है। एक और ख़ास बात है जो सेंगोल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी गई है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ नीति परायणता। स्वर्ण सेंगोल पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान थे। यह एक उपयुक्त प्रतीक था, क्योंकि नंदी नीति परायणता और धर्म के पालन के प्रतीक हैं। ये साथ ही तमिल में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी ये जानकारी दी गई है, जिससे अगर जो तमिल के जानकार हैं वो तमिल में समझ सकें। और हिंदी के तो काशी में लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, खास तौर से नमो घाट घूमने, क्योंकि काशी तमिल संगमम चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं और इतनी जानकारियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। देश के चालू खाते घाटे में कमी आई है। यह मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कम होकर जीडीपी का 1% यानी 8.3 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार का घाटा कम होने और सेवा निर्यात बढ़ने से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार चालू खाते घाटे का बीते वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 3.8% यानी 30.9 अरब डॉलर रहा था। सीएडी विदेश भेजे गए धन और देश में विदेशों से प्राप्ति राशि के बीच के अंतर को बताता है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल से जून तिमाही में जीडीपी का 1.1% यानी 9.2 अरब डॉलर रहा था। वहीं सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्षों में जीडीपी का 6.4% रहा था, जो सरकार के लक्ष्य के मुताबिक रहा है। सरकार ने 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे के स्तर को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और आज भारत ने खुद को नवाचार और उद्यमिता के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। साल 2014 से 2023 के बीच स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसने नवाचार, क्रांतिकारी विचारों, प्रौद्योगिकियों के केंद्र के रूप में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए डीडी न्यूज़ की यह विशेष रिपोर्ट। पर विकास और नवाचार का पावर हाउस बनकर उभर रहा है, क्योंकि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता को धरातल पर साकार कर रहा है। जहां वैश्विक स्तर पर दुनिया भारत की प्रतिभा का लोहा मान रही है, साल 2014 के बाद से देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स उभरे हैं, जिसने देश को नई दिशा दी है। जैसे जैसे भारत नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ अब जीडीपी में भी उछाल देखने को मिल रहा है। साल 2030 तक भारत की जीडीपी में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। 2014 के बाद हुए इस अभूतपूर्व परिवर्तन से स्टार्टअप्स को नया मकाम मिला। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहल ने 1,14,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। स्टार्टअप्स की लहर आईटी सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में फैल रही है। ऐसे में जल्द ही भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरेगा। The success of Bharat in the global startup ranking reflects a transformation from a mindset of uncertainty to the possibility. Now you can experience a journey from it can't be to it can be. And thank you Bharat Sarkar, thank you Shri Modi ji. And because of that, now we can dare to be a vyapari from कर्मचारी। सिर्फ 2019 में भारत में तकनीकी क्षेत्र में 1300 नए स्टार्टअप्स उभरे, जिनमें महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का 14% हैं। ये सब कुछ हाल ही के वर्षों में सरकारी प्रयासों से ही संभव हो पाया है। आज भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 12 से 15% की वार्षिक वृद्धि के साथ आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।
ये साल 2023 आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप के नज़रिए से हम एक बेहतर साल कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था वो छोटे और जो स्टार्टअप की जो कंपनियां थी ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशली थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने समय रहते ही बहुत बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई और उसको अप्लाई भी किया। प्रगति, नवाचार और आर्थिक कौशल के नए युग में प्रवेश के लिए मंच तैयार है, जिसमें भारतीय स्टार्टअप्स देश की नियति को आकार देने में सबसे आगे हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्य करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने आज भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन कर दिया। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने रविवार को नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ के प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया था और आईओए को कुश्ती संघ के कार्य को देखने के लिए एडहॉक कमेटी को गठित करने के निर्देश दिए थे। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण और खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के नव दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेलंगाना के हैदराबाद में एवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम न्यायाधीश कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती को उपलक्ष्य में रखा गया था। बुधवार को शेयर बाजार इतिहास रचते हुए सेंसेक्स 72,000 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी 206 अंक की तेजी के साथ 21,643 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनएसजी की फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, एनआईए की टीम के साथ इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच की। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोग धमाके से पहले घटनास्थल पर घूमते हुए दिखे हैं। इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का एक मुख्य आरोपी यूपी पुलिस की हिरासत में बताया जा रहा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय भंडारी के करीबी यूपी स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी उर्फ चेरुथुर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4093 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी हो या देश के प्रमुख शहर ठंड के प्रकोप के छाये में हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार के सुबह भारी कोहरा देखने को मिला, जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट हुई है।